नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है कैबिनेट मिशन, और यह एक ऐसी कड़ी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेबेल योजना के असफल होने के बाद यह एक ऐसा मिशन या ऐसी योजना थी जिससे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए रास्ता पूरी तरीके से खोल दिया था। और यह दूसरे तरीके से मोस्ट इसलिए भी थी कि बहुत समय के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग प्रकार से योजनाएं, अलग अलग प्रकार से मिशन भारत में भेजे, जबकि हर एक मिशन और हर एक योजना में कहीं ना कहीं मोह व लालच जैसी स्थिति का सामना करने को मिल रहा था, जिससे कि ब्रिटिश सरकार किसी न किसी मोह और लालच से भारत में कोई प्लान लेकर आ रहे थे, जबकि भारतीय लोगों को अपनी मांगों के अनुसार कोई भी सुविधा या कोई भी योगदान या भरी चीज़ें वहाँ से मिल नहीं पा रही थी। तो अंततः बहुत समय बाद भारत को यह लगा कि इस मिशन में कुछ भारतीयों के हित में बातें कही गई, और जिससे कि भारतीयों को लगने लगा कि अब हम पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएंगे और फिर हम एक ऐसा कानून बना सकते हैं जिसका आधार देश के शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और इस मिशन को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने का जो योगदान जाता है वह जाता है लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली। किस पे जाता है? लेबर पार्टी के जो एक प्रमुख नेता थे जिनका नाम है क्लेमेंट एटली, उनके लिए ये योगदान जाता है, जिसने संविधान सभा का आगे चल के निर्माण करते हैं और जिससे एक हमारे देश के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान का गठन किया जाता है। तो यह जो थी स्थिति, ये स्थिति कब से उत्पन्न हुई? यह द्वितीय विश्व युद्ध से, जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर देश में मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र के बीच में तानातानी का एक माहौल चल रहा था, और उस समय पर भारत को अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ रहा था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी देशों के द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा था। उसी समय पर एक मूवमेंट हुआ, जिसमें मूवमेंट ये हुआ कि ब्रिटेन में आम चुनाव होने थे। ब्रिटेन में क्या होने थे? आम चुनाव होने थे। और वहाँ पर ब्रिटेन में एक पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी पार्टी थी लेबर पार्टी, ठीक है, जिसमें कि कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो पहले से शासन में थी, और कंजर्वेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल ने भी भारत में बेबल प्लान भेजा, जिससे कि ये लगे सभी को कि कंजर्वेटिव पार्टी भी भारत के हित में कुछ सोच रही है। परंतु वह असफल हो जाता है। और तभी जो एक पार्टी थी जो भारत के लिए उदारवादी पार्टी का रूप निभा रही थी, जिसे कहते हैं लेबर पार्टी या श्रमिक दल, उसको यह चुनाव इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, आम चुनाव, क्योंकि वह भारत के हित में बहुत लंबे समय से भारत हित में काम कर रहे थे। जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को जो ब्रिटेन में हुए आम चुनाव थे उन्हें जीतने का या उनको वहाँ पर विजय प्राप्त करने का एक अनुमान ये लग रहा था कि उनकी ही शासन में, कंजर्वेटिव पार्टी के शासन में ही द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को विजय प्राप्त हुई थी। तो उन्हें लगने लगा था कि शायद हमारी सरकार दोबारा बने। परंतु हुआ क्या? चुनाव है ही, चुनाव में क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जो अनुमान होते हैं वो लगभग गलत होते हैं। तो क्या होता है कि बाद में लेबर पार्टी की सरकार बनती है, और वहाँ लेबर पार्टी की सरकार ही एक बहुत बड़ा एक्शन लेती है, जो बाद में जाकर वो एक कैबिनेट मिशन भेजते हैं। कैबिनेट मिशन ही भारत में आकर एक सभा गठन करते हैं, जो संविधानिक एक सभा होती है, ठीक है। तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब तो करते हैं शुरू, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कहानी में कुछ नहीं है इसमें अभी तक, क्योंकि अभी केवल ये पृष्ठभूमि बताई थी कहाँ से ये चीज़ प्राप्त की गई थी। चलिए शुरू करते हैं। क्या बात जो है वो कब की है? बात जो है वो कब की है? 1945। हम बात उठाएंगे यहाँ से 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, ठीक है। ब्रिटेन में क्या हुए? आम चुनाव हुए, और वहाँ पर क्या होता है कि लेबर पार्टी की सरकार बनती है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में जो बनते हैं वह क्लेमेंट एटली बनते हैं। क्लेमेंट एटली जो श्रमिक दल के एक नेता होते हैं वह। अब ये किसके स्थान पर बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। विंस्टन चर्चिल के स्थान पर बनते हैं।
क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब जब चुनाव होता है, जब चुनाव होता है तब क्या होता है कि वहाँ के मंत्रिमंडल जो है चेंज होता है, वहाँ का क्या होता है, मंत्रिमंडल चेंज होता है। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो हुआ कि क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने यहाँ पर और विंस्टन चर्चिल के स्थान बने। वहाँ पर इसी समय पर जो भारतीय सचिव थे, भारतीय सचिव जो थे, भारतीय सचिव किसे बनाया गया, पैंथिक लॉरेंस को बनाया गया, पैंथिक लॉरेंस, ठीक है, पैंथिक लॉरेंस को बनाया गया। और ये किसके स्थान में बनाया गया, यह किसके स्थान में बनाया गया, तो एक थे एमरी, क्या थे, एमरी, कौन थे, एमरी महोदय, एमरी महोदय। तो एमरी महोदय के स्थान पर जो है वो किसे बनाएगा, पैंथिक लॉरेंस को बनाएगा। तो अब देखिए 1945 में आम चुनाव हुए, 1945 में ब्रिटेन में क्या हुए, आम चुनाव हुए, ठीक है। और वहाँ पर क्या हुआ कि लेबर पार्टी की जो है सरकार बन जाती है, कंजर्वेटिव पार्टी जो है ये चुनाव हार जाती है। और वहाँ पर विंस्टन चर्चिल के स्थान पर जो है लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार जो थे वो कौन थे, वह थे क्लेमेंट एटली। और वहाँ पर ही सचिव जो बन जाते हैं वह बन जाते हैं पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। क्योंकि लेबर पार्टी भारत के प्रति उदार थी, क्या थी, उदार थी, ठीक है। क्या थी ये, लेबर पार्टी भारत के लिए उदार थी, ठीक है। और क्लेमेंट एटली जो है इस उदारता के चलते सबसे पहले जो है भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजते हैं। भारत में क्या करते हैं, भारत में कैबिनेट मिशन भेजते हैं, कैबिनेट मिशन भेजते हैं, ठीक है। यानी कि अभी तक की कहानी समझिए क्या था, अभी तक की कहानी क्या थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर शुरू में ब्रिटेन की हालत बहुत नाजुक थी और मित्र राष्ट्रों का जो था दबाव जो था बना हुआ नहीं था, जबकि शत्रु राष्ट्रों का जो दबाव था उसमें बना हुआ था, जिसमें कि जापान की बढ़ती शक्ति को देखकर जितने मित्र राष्ट्र हैं जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन, इन लोगों ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि भारत के केस को जल्दी से निपटाया जाए, परंतु वहाँ पर वो 420 तरीके से एक्शन लेकर ब्रिटेन वाले जो हैं भारत को भी वहाँ पर नीचा दिखाकर और भारत में ही एक तरीके से सांप्रदायिक विवाद दिखाकर, ठीक है, अपनी स्थिति को थोड़ा मजबूत करते हैं और जापान को की शक्ति को थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। परंतु होता है क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र यह जीत जाते हैं। क्यों वो जीतते किस तरीके हैं, क्योंकि मित्र राष्ट्रों में एक देश था अमेरिका, और अमेरिका जो है पर्ल हार्बर पर उसके द्वारा, जापान के द्वारा जो उसके नाविक और नौसेना विमान थे उनके हमले का बदला लेता है और मतलब जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराकर जापान को क्षतिग्रस्त कर देता है, ठीक है। इसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हो जाती है। उसी का फ़ायदा सोचकर कंजर्वेटिव पार्टी को लगने लगता है कि मेरे ही शासनकाल में, मेरी ही सरकार में द्वितीय विश्व युद्ध हम जीते। परंतु हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के पश्चात होता है ये कि 1945 में ब्रिटेन में होने लगते हैं आम चुनाव, और आम चुनाव जब होते हैं तो लेबर पार्टी की सरकार जो है वहाँ पर चुनाव जीत जाती है। क्योंकि ये जीत जाती है क्योंकि यहाँ पर जो था कि जितने भी ब्रिटेन में लेबर यानी कि श्रमिक थे उनके एक दल का नेता था जिसका हम नाम जानते हैं क्लेमेंट एटली, ठीक है। और यही बाद में प्रधानमंत्री का दावेदार बन जाता है, ठीक। जब यहाँ पर चुनाव जीत जाती है लेबर पार्टी तो विंस्टन चर्चिल के स्थान पर जो है क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और इसी के साथ साथ सचिव जो थे एमरी महोदय जो सचिव थे उन्हीं के स्थान पर जो है पैंथिक लॉरेंस जो है यह सचिव बनकर भारत में आते हैं, जो भारतीय सचिव के रूप में। लेबर पार्टी भारत के प्रति उदारवादी थी, तभी ये बाद में क्या होता है कि भारत में कैबिनेट मिशन भेजते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिशन भेजते हैं। अब बात करते हैं हम कि जब कैबिनेट मिशन आया तो भारत में उन्होंने किन किन शर्तों का प्रयोग किया या कैबिनेट मिशन का क्या क्या उद्देश्य था। अब देखिए कैबिनेट मिशन जो आया था वो 24 मार्च को आया था, परंतु ये अपनी 16 मई को जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो ये बात की है, मगर पहले ये देख लीजिए कि कैबिनेट मिशन क्या चाहता था भारत में। कैबिनेट मिशन क्या चाहता था भारत में, सबसे पहले ये देखिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले शर्तें, यानी कि शर्तें या इसे को हम कह सकते हैं उद्देश्य। हम इनको शर्तें भी बोल सकते हैं और हम इनको उद्देश्य बोल सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन का सबसे पहला उद्देश्य ये था, भारत में अंतरिम सरकार का गठन। क्या था, भारत में अंतरिम सरकार का गठन।
सरकार का गठन। पहला उद्देश्य इनका ये था। ठीक, दूसरा ये था इसी ने कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग क्या पाकिस्तान की मांग कर रही थी, पाकिस्तान की मांग। ठीक है जी, तो इसको इन्होंने क्या कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया था। पाकिस्तान की मांग को क्या कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया था। तीसरी बात ये थी, तीसरी बात इनकी जो थी ये थी कि भारत में संघीय शासन, यानी क्या करना था, भारत में संघीय शासन स्थापित करना था, संघीय शासन स्थापित करना था। ठीक है, अब संघीय शासन जो था वो किस तरीके से करना था स्थापित। संघीय शासन दो प्रकार के होते हैं। एक तो था हमारा यहाँ पर देसी रियासत, देसी रियासतों का। ठीक है, एक तो ये था देसी रियासतों का। ठीक, दूसरा जो था देसी रियासतों में यह कह सकते हैं कमिश्नरी, कमिश्नरी इसी में था। ठीक है, जबकि बाद में था ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। इस तरीके से ये संघीय शासन को चलाना चाह रहे थे। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 11। ठीक है, जबकि कमिश्नरों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 4। ठीक है, इन कमिश्नरी को याद रखने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कमिश्नरी को। तो A, V, C और D, ABCD याद रखना। 4 कमिश्नरी याद हो जाएंगे आपके, 4 कमिश्नरी आपको याद हो जाएंगे ABCD के। A से क्या हो जाएगा आपका अजमेर, ठीक। B से बलूचिस्तान, B से क्या हो जाएगा बलूचिस्तान, ठीक है। और C से क्या हो जाएगा आपका कुर्ग, और D से हो जाएगा दिल्ली। तो इस तरीके से उन्होंने क्या काम करा कि भारत में संघीय शासन की स्थापना करने की बात की। और भारत को किस तरीके से, भारत के प्रांतों को किस तरीके से जाना, दो से, एक तो देसी रियासत के नाम से और कमिश्नरी के नाम से, और दूसरा जो है ब्रिटिश प्रांत के नाम से। परंतु ब्रिटिश प्रांत जो थे, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उनको भी इन्होंने कैटेगराइज किया गया था A, V और C में। अब ये किस स्तर पर किए गए थे, ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, किस स्तर पर किए गए थे। यानी कि ब्रिटिश प्रांतों को भी कैटेगराइज किया गया, वर्गों में बांटा गया, किसके रूप पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर इनको रखा गया। ठीक है, अब बताते हैं क्या। सबसे पहले अगर याद रखना ना आपको, तो ये याद रखे करो, एक तो बंगाल की C वर्ग में जो था वो कौन कौन थे, तो बंगाल और असम। तो 2 तो याद हो गए अब यहाँ से। ठीक है, C वर्ग में जो थे, इन 11 प्रांतों को 3 वर्गों में कन्वर्ट किया। जैसे कि आज अगर हम देखें कि पूरे भारत को जो है तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों में रखा गया है। तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और या जनसंख्या के आधार पर पिछड़े हुए, या ऐसा मान के चलिए कि आपकी जनसंख्या, आर्थिक स्थिति या विकास के आधार से किसी भी तरीके से या जनजातीय आधार पर पिछड़े हैं, तो उनको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। इसी वजह से उस समय पर क्या था, कैटेगराइज बांट दिया गया था आर्थिक रूप से। तो एक जो था आपका क्या था, बंगाल, ठीक है, और दूसरे पे क्या था आपका असम। तो ये था C ग्रुप में। B ग्रुप की अगर बात करें तो एक तो पंजाब इसमें था, दूसरा सिंध, ठीक है, और तीसरा जो इसमें था वो था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। तो ये 3 यहाँ थे। तो अब देखिए 3 और 2 5। अब जितने भी 6 थे, जितने भी 6 राज्य थे, 6 प्रांत थे, वो किस में थे, A में। ठीक है, वो सारे 6 के 6 प्रांत ऐसे थे जो डेवलप थे अपने आप में, यानी कि जिनकी भूमि उपजाऊ थी, जहाँ पर व्यापार का माध्यम बहुत बढ़ा चढ़ा कर था, जहाँ पर एक तरीके से वह आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उच्च माने जाते थे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई की, तो बम्बई देख लीजिए, आर्थिक स्थिति सही था। फिर मद्रास की बात कर लेते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ है हमारा, बम्बई, मद्रास, उड़ीसा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ बात करते हैं मध्य प्रांत की, मध्य प्रांत। ठीक है, मध्य प्रांत हो गया हमारा। यहाँ पर एक हो गया आपका बम्बई, एक हो गया आपका मद्रास, एक हो गया उड़ीसा, और एक आपका हो गया मध्य प्रांत। फिर एक यहाँ पर संयुक्त प्रांत बता दें, जो आज का टाइम है वही संयुक्त प्रांत है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वो आज का क्या है, मतलब उस समय का क्या था, संयुक्त प्रांत हुआ करता था। तो अभी यहाँ पर देखना, बम्बई आ गया है, मद्रास आ चुका है, उड़ीसा आ चुका, मध्य प्रांत आ चुका, संयुक्त प्रांत आ गया। अब एक यहाँ पर और बचा जिसका नाम है बिहार। ठीक है, ये बिहार। तो ये जो थे, ये एग्जाम में मैचिंग के लिए आ जाता है। जैसे PCS का जब प्री देते हैं तो एक तरफ जो है स्तंभ बाई स्तंभ दे देते हैं कि स्तंभ मिलाइए, तो वो दिया जाता है कि ब्रिटिश प्रांतों को कुछ प्रांत दिए होते हैं, एक तरफ प्रांत दे दिए जाते हैं, ग्रुप दे दिए जाते हैं कि A ग्रुप के
स्टेट या प्रांतों को मिलाइए। फिर दूसरी तरफ दे देंगे बी ग्रुप के प्रांत पहचानिए। एक क्वेश्चन पूछ जाएगा निम्न में से कौन सा राज्य है। जैसे पिछली बार पंजाब को पूछा था उन्होंने एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था कि ब्रिटिश प्रांत के जितने भी 11 राज्य थे उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। तो ए व सैब होता है, हिंदी में क्या होता है इसको, ए व और स। तो उन्होंने दिया था व वर्ग का राज्य है, व वर्ग का राज्य है। तो पंजाब था व वर्ग का, एक विकल्प था मद्रास, दूसरा बिहार और तीसरा संयुक्त प्रांत और एक था पंजाब। तो उसमें पंजाब जो था वो व वर्ग था। तो ये इस चीज़ को याद रखने के लिए ना, आपको ये चीज़ याद रखने के लिए इन बातों को याद रखना पड़ेगा ज़रूर। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ याद रखी तो समझ लीजिए यहाँ से एक क्वेश्चन आप अच्छे से निकाल सकते हो। तो पहली शर्त, हम शर्तों के अनुसार ज़रूरत जो हमें नीड है, शर्तों के अनुसार हम उन्हीं को समझ रहे हैं। तो पहली बात क्या है हमारी, भारत में आंतरिक सरकार गठन किया जाएगा। मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान की मांग की थी उस पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया था, यानी उन्होंने गौर नहीं दी थी उस पर कि वो ये चाहते थे कि पहले एक देश के रूप में ही हम इसको स्वतंत्र करेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था ना जून 1948 में कैबिनेट मिशन, जो बाद में हम पढ़ेंगे अभी, तो कैबिनेट मिशन ने अपनी 16 मई को अपनी रिपोर्ट में कह दिया था कि जून 1948 तक भारत अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। ठीक है, फिर यहाँ था भारत संघीय शासन स्थापित करेगा और संघीय शासन कितने वर्गों में होगा, 2 में। एक तरफ जो होगा देशी रियासत और कमिश्नरी होगी, दूसरी तरफ जो होंगे वो ब्रिटिश प्रांत होंगे। और ब्रिटिश प्रांतों को भी 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, पहले वर्ग में जो थे 6 राज्य थे, दूसरे वर्ग में 3 राज्य थे और तीसरे वर्ग में 2 राज्य थे। और कमिश्नरी हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि क्या क्या थी, अजमेर, ठीक है, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो ये थी इनकी शर्तें। फिर एक शर्त इनमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो क्या थी, ये था कि शक्तियों का बंटवारा। 3 हो चुकी हैं, तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ शक्तियों का बंटवारा। चौथी क्या थी शर्त, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, अब शक्तियों का बंटवारा किस किस रूप में किया जाएगा, एक तो संघ में किया जाएगा, ठीक है, और एक किस में किया जाएगा, प्रांतों में। तो 2 रूपों से किया जाएगा शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का मतलब होता है टैक्स लगाने की शक्ति। तो शक्तियों का बंटवारा यहाँ पर, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा जो किया जाएगा वो किया जाएगा यहाँ पर। जैसे कि आप अब संविधान पढ़ते हो कि अनुसूची 7 में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। तो वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा है वह भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी जो थी उस समय पर जब कैबिनेट मिशन आया तो उन्होंने भी शक्तियों का बंटवारा करा। और संघ के अकाउंट में जो डाला वो क्या डाला, एक तो डाला प्रतिरक्षा कि आप प्रतिरक्षा से मामले जो कानून है आप खुद बना सकते हो। ठीक है, दूसरा डाला संचार कि संचार पे भी कानून तुम बना सकते हो। और तीसरा डाला विदेशी मामले। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो दी वो किसको दी, संघ को। और शेष जितने भी कानून होते थे, जितनी भी शक्तियाँ होती थी शेष, वो सब किसको दे दी, प्रांतों को दे दी। ठीक है, इतना करने के बाद, इतनी शर्तें मानने के बाद, सारा करने के बाद कैबिनेट मिशन जो भारत में एंट्री की थी वो की थी 24 मार्च 1946 को एंट्री की थी। और जबकि उन्होंने 16 मई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और अंततः ये बोल दिया था कैबिनेट मिशन में उन्होंने कि जब भी हम लोग एक अंतरिम सरकार बना देंगे और भारत को एक स्वतंत्र रूप से बना देंगे तो उसका जो टारगेट निश्चित किया गया था वो किया गया था जून 1948 तक। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि भारत में एक संविधान बनाने के लिए, यानी क्या करेंगे हम, भारत में एक संविधान। ये देखिए क्या होता है, अभी तक हमने ये देख लिया कि भारत में क्या क्या काम करना बाह्य रूप से। अब बात थी किसके, क्लेमेंट एटली के दिमाग में एक बात चल रही थी कि जब पूरी तरीके से बाह्य हम एटमॉस्फेयर भारत का बना देंगे तो अब बात आती है कि कानून कौन चलाएगा, कानून किस स्तर पर चलेगा। तब उन्होंने एक शर्त रखी थी इसमें कि एक संविधान सभा का गठन होगा, ठीक है, और जिसका चुनाव जो है वो कैबिनेट मिशन करेगा। तो अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि कैबिनेट मिशन क्या है, बाद में पढ़ेंगे संविधान सभा, समझिए। तो सबसे पहले देखते हैं कैबिनेट मिशन, कुछ इससे जुड़ी बातें पढ़ लेते हैं। ठीक, अभी तो हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे पूरा इसका। तो पहला बात ये कि ये किसकी अध्यक्षता में आया, किसकी अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन, ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है यही कि किसकी अध्यक्षता में आया था। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था, किसके में, स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। और ये क्या थे, ये व्यापारी मंडल के अध्यक्ष थे, ठीक, एक व्यक्ति ये थे। दूसरे व्यक्ति जो आए
दूसरे व्यक्ति जो आए वो कौन आए थे? वो आए थे पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, ये कौन थे? ये पैंथिक लॉरेंस, ये भारतीय सचिव थे। क्या थे? भारतीय सचिव। ठीक है जी, भारतीय सचिव। तीसरे व्यक्ति जो थे इसमें वो कौन थे? तीसरे व्यक्ति थे आपके A.V. अलेक्जेंडर। तीसरे व्यक्ति थे अलेक्जेंडर। ये क्या थे? ये नौसेना प्रमुख थे, नौसेना प्रमुख। ठीक, अब आप थोड़ा ये ध्यान दीजिए। चलो मैं बात बताता हूँ, पहले इसकी कुछ दूसरी बात देख लेते हैं। अध्यक्षता के रूप में आगे कितने सदस्य आए? 3। दूसरी बात ये कब आया? 24 मार्च 1946 को। कहाँ पर? भारत। ठीक है, 24 मार्च 1946 को भारत आया। तीसरी बात अगर हम कह रहे हैं तो अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इन्होंने इस रिपोर्ट में 2 बातें कही। पहली बात क्या कही थी कि जून 1948 तक हम यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ पर क्या है, भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। दूसरी बात क्या कही थी? संविधान सभा की। क्या करी थी? संविधान सभा का गठन करेंगे। तो ये 2 बातें की गई थी। अब बात ये आती है, मुद्दे की बात जो है वो ये है कि कैबिनेट मिशन में अध्यक्षता स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऐसा मानना चाहिए तीनों ने अध्यक्षता की थी मगर अलग अलग तरीके से की थी। ठीक है, व्यापारी मंडल के अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैंथिक लॉरेंस जो थे भारतीय सचिव थे। ठीक है, A.V. अलेक्जेंडर जो थे नौसेना प्रमुख थे। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये लोग चाहते कैबिनेट मिशन में तो एक ही कैटेगरी के लोगों को भेज सकते थे, परंतु इन्होंने यहाँ नौसेना प्रमुख भेजा, यहाँ भारतीय सचिव भेजा और यहाँ पर व्यापारी मंडल का अध्यक्ष भेजा। रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब एक इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। और किसने की थी? रासबिहारी बोस ने। और रासबिहारी बोस ने उसके माध्यम से जितने भी ब्रिटिश सेना के जितने भी दक्षिण पूर्वी वाले देश थे उन सभी देशों पर अधिकार जमा लिया था। और जितने भी ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे उन सबको बना लिया बंदी। और उन सब आदमियों को बंदी बनाने के बावजूद उन्हें देश हित की बात बताकर और एक आज़ाद हिंद फौज नाम से एक फ़ौज खड़ी करी रासबिहारी बोस ने, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो रही वो कैप्टन मोहन सिंह की रही। कैप्टन मोहन सिंह की, जो भारतीय सेना के यानी ब्रिटिश सेना में भारतीय व्यक्ति थे और सैनिक यानी अफसर थे, बहुत बड़े अफसर थे वहाँ पर। तो उनकी भूमिका रही उन लोगों को कन्विंस करने की। तो लगने लगा ब्रिटेन को ये लगने लगा कि सेना आज़ाद हिंद फौज में तो थी, वो हमारी थी, परंतु फिर किसके विरुद्ध सामने खड़ी हुई? ब्रिटेन के। नौसेना 1946 में बवाल हो ही चुका था, नौसेना विद्रोह, नौसेना पे विद्रोह हो गया था। तो नौसेना विद्रोह नौसेना भी नहीं रही थी, तो नौसेना ने विद्रोह 1946 में छीन दिया था। व्यापार वर्ग जो था, तो व्यापार वर्ग कच्चा माल आना बंद हो गया था, तो व्यापारी लोग भी भड़क गए थे इन लोगों से। तो इन्होंने ये सोचा कि जब हम सभी लोगों की अलग अलग तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो शायद बात बन जाए, क्योंकि जब व्यापारी हमारे पक्ष में नहीं है, ठीक है, तो अब भारतीय लोग जो हमारे हैं, जो ब्रिटिश प्रांत में रह रहे हैं, वो हमारे पक्ष में नहीं है, ठीक है, सेना हमारे पक्ष में नहीं है। तो जब सेना नहीं होगी, व्यापारी नहीं होंगे, व्यक्ति नहीं होंगे, तो फिर देश कैसा रह जाएगा हमारा? इस वजह से एक ये लास्ट चाल थी या लास्ट गेम था कि शायद हम ये लोग जाके इनमें कन्विंस करें और एक ऐसी स्थिति पैदा कर दें देश में कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कह दें कि अभी भारत जो है वो शासन चलाने योग्य नहीं है। ये स्थिति, वैसे भी अंदर की बात तो यही है, क्योंकि हम वैसे इतनी डिटेल में पढ़ते नहीं। तो ये था हमारा थोड़ा सा कि कैबिनेट मिशन कौन क्यों भेजा गया और ये क्यों अलग अलग व्यक्ति भेजे गए थे। ठीक है, क्यों अलग अलग व्यक्ति भेजे गए थे? ऐसा नहीं है कि लेबर पार्टी उदारवाद थी तो लेबर पार्टी ने एकदम क्लेमेंटेटली आए और उन्होंने कहा कि चलिए भाई लोग भारत की आज़ादी ले लो आप, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, क्योंकि जब हम अच्छी बुकों को NCERT वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें पूरी इतिहास हमें खुल कर मिलता है, मगर ये हमारी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ही सारी बात ओपन करें। ये मैंने आपको रीज़न बता दिया कि व्यापारी मंडल के अध्यक्ष क्यों भेजे थे, भारतीय सचिव क्यों बना के भेजा था इनको, ठीक है, और A.V. अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख क्यों आए थे, क्योंकि प्रॉब्लम तीनों पक्षों में थी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कि संविधान सभा की, क्योंकि संविधान सभा बनेगी तो जब संविधान बनेगा जिसके आधार से हम इतने बड़े देश की शासन प्रशासन को चला सकते हैं। ठीक है, चलिए संविधान सभा को एक नज़र में देखते हैं वो क्या है। ठीक है, बिल्कुल संविधान सभा, यहाँ से ये जो चीज़ है संविधान सभा,
जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो उसकी पहली क्लास जो रहेगी वो संविधान सभा ही रहेगी। लगभग कुछ टीचर्स पहली क्लास से शुरू करते हैं और कुछ भारत में संविधान के निर्माण से क्लास नंबर 3 पर लेकर जाते हैं, मगर पढ़नी पड़ेगी वहाँ पर भी। जब आपको पॉलिटी पढ़ोगे तब वहाँ पर आपको ये भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, संविधान सभा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। इनको भी हम ज़रा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पर है कुल सदस्य, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कुल सदस्य, इनकी संख्या है 389। कितनी संख्या थी? 389। तो जैसे मैं मैप ड्रॉ करूँगा आप भी इसी तरीके से समझते रहना और इसी तरीके से आप यहाँ पर मैप ड्रॉ कर लेना। इसको जो कन्वर्ट किया गया वो 2 रूप से किया गया। एक तरफ तो किया गया यहाँ पर ऐसा मान चाहिए 93 व्यक्ति, 93 सीटों में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो कन्वर्ट किया गया वो किया गया आपका यहाँ से 296 सीटों में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। देखो 6 और 3 9, अब तो आगे समझ लोगे तो क्लियर आपका 296। तो यहाँ पर जो था ये थे ब्रिटिश प्रांत, ये क्या थे? ब्रिटिश प्रांत, इनके रूप में कन्वर्ट किया गया। ये थी देसी रियासत, सॉरी देसी रियासत ही लिख दो, रियासतें, ये क्या थी? रियासतें, ठीक है। इनके बारे में हम बात करेंगे क्या था। अब इसमें भी क्या था कि इन लोगों ने इसको भी कैटेगराइज किया, क्या 292 में इसको कन्वर्ट किया और 4 को यहाँ पर किया गया। जो कमिश्नरी थे, जो अभी मैंने बताया था ABCD, ठीक है, जो 4 कमिश्नरी थे, A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से आपका दिल्ली। यहाँ पर आंशिक रूप से मनोनीत, ये क्वेश्चन पूछा है। मनोनीत सदस्य, आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य जो थे वो कौन थे? वो कितने थे? वो 93 थे। यानी कि देसी रियासत जो थी इनका चुनाव नहीं होता था, इनका क्या होता था? इन्हें मनोनीत किया जाता था। इन्हें क्या किया जाता था? मनोनीत। और किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। जो वायसराय होता था वही उनको क्या करता था? मनोनीत करता था। यहाँ एक बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ हैदराबाद रियासत ने जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। लगभग जिस समय पर अभी हम जब इसकी क्लास हो जाएगी, कैबिनेट मिशन हो जाएगा और जब हम पॉलिटी शुरू करेंगे और यह संविधान का लास्ट करेंगे, या सॉरी पॉलिटी का शुरू करेंगे और हम आधुनिक इतिहास का लास्ट करेंगे, तो हम वहाँ पर एक पढ़ेंगे एकीकरण, राज्यों का एकीकरण, ठीक है। वहाँ देसी रियासतों के ऊपर बवाल मचेगा। तो लगभग 530 रियासतें थीं और सारी रियासतें जो हैं वो 3 ऑप्शन होते हैं। कैबिनेट जो माउंटबेटन योजना आएगी उसमें 3 ऑप्शन दिए जाएंगे देसी रियासतों को कि अगर आप चाहते हो तो पाकिस्तान में चले जाओ, आप चाहते हो तो भारत में रह जाओ, और आप अगर चाहते हो तो अपने आप में स्वतंत्र रह जाओ, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि एक प्रांतीय समिति बनी थी और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल सीधा काम करते थे, देसी रियासतों को मिलाने का काम करते थे। उन्होंने सोचा कि यदि हम देसी रियासतों को नहीं मिला पाए तो सीधी बात है ये देश बन जाएंगे। पक्की बात है कि अगर किसी आदमी को बिहार से दिल्ली तक जाना है तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करेगा, कि कहाँ से? नो बिहार देश से दिल्ली देश तक जा रहे हैं और कई जगह वीज़ा लेना पड़ेगा उसको, समझ गए नहीं? कई जगह इंटरनेशनल, ऐसा मान चलिए नेशनल नहीं, वो इंटरनेशनल यात्रा पे निकलेगा फिर। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि भारत के इतने टुकड़े सही नहीं है तो क्यों ना हम कन्वेंस कर लें उन लोगों को। तो उन्होंने लगभग सारी रियासतों को कन्वेंस किया, परंतु 3 रियासतों ने आके बात रोकी। एक तो जूनागढ़ ने, ठीक है, एक जम्मू कश्मीर ने, ठीक है, और एक हैदराबाद ने। इन्होंने जो है कुछ बातें आके फंसी, ठीक है। तो पटेल जी का जो था हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे, लगभग 3 से 3.5 घंटे की है एकीकरण वाली वीडियो, इतनी बनेगी लगभग, ठीक है। भारत का एकीकरण जो है वो 3 घंटे 3.5 घंटे उसमें लगेंगे और आप पृष्ठभूमि समझ जाओगे। पटेल साहब का एक ही कहना था, वो गाजर और लाठी लेकर जाते थे। यानी कि जो आदमी उनकी बात से कन्विंस हो जाता था तो वो उसे गाजर दे देते थे, और जो आदमी उनसे कन्विंस नहीं होता था तो वो लाठी दिखाते थे उसको, समझ गए नहीं? तो इस तरीके से जो था कि रियासतों में से टोटल 500 साढ़े 500 में से कितने लोग मनोनीत होते थे? 93। हैदराबाद ने इसने भाग लिया नहीं था, क्लियर। अब यहाँ बात आती है कि आंशिक रूप से निर्वाचन, आंशिक रूप से निर्वाचन हुआ, वो कितने का हुआ? तो वो हुआ 296 का यहाँ से। अब यहाँ पर जो हुआ ना पार्टी विस्तार हुआ, यहाँ पर पार्टी विस्तार हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो अन्य पार्टी थी, अन्य पार्टी जो थी उनमें कितनी सीटें थी? यहाँ थी 15। अन्य पार्टियों में जो सीटें थी 15, 15 में से भी 8 जो लोग थे वो थे निर्दलीय,
वो निर्दलीय, और 7 जो थी वो अन्य पार्टी थी, 7 जो थी वो पार्टी थी, ठीक है, 15 अन्य पार्टियों से थी। ठीक, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग की, ठीक है, तो 73 मुस्लिम लीग से थे, 73 क्या थे मुस्लिम लीग से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस में, ठीक है, तो अगर कांग्रेस में बात करते हैं यहाँ तो 208 बचे, फिर अब कितनी बची कांग्रेस में कितनी बची 208। तो कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा वो कितने पर लड़ा 208 पर, कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा वो कितने पर लड़ा 208 पर, मुस्लिम लीग ने कितने पर लड़ा 73 पर। ये इस टाइम पार्टी है, ये पार्टियों के आधार पर विभाजन है। कुछ बच्चों को पता नहीं चलता ना, लिशैंड वगैरह छोटी किताब पढ़ते हैं तो उसमें कई बार तो पढ़ते हैं यार यहाँ 389 दे रखा है, फिर यहाँ पर 296 दे रखा है, फिर यहाँ 292 दे रखा है, कई डेट सी हो जाती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या, फिर वो सोचते हैं यहाँ पर कांग्रेस ने 208, सामान्य पढ़ेंगे तो कुछ और पढ़ेंगे, समझ गए, सामान्य पढ़ते हैं 213 पढ़ते हैं, तो कहते हैं कौन सी सामान्य, यहाँ मुस्लिम लीग 73 पढ़ते हैं, वहाँ पर जो पढ़ेंगे मुस्लिमों की संख्या तो 79 पढ़ेंगे। तो ये जो विस्तार था ये था पार्टी विस्तार, और पार्टी विस्तार में कोई ना हिंदू ना कोई मुस्लिम, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग में भी बहुत सारे लोग हिंदू थे, ठीक है, और कांग्रेस में भी बहुत सारे मुस्लिम थे, समझ गए। तो यहाँ पर केवल पार्टियों के विभाजन किया गया। जैसे इस समय पर अगर हम भाजपा की बात करें तो कि भाजपा कोई हिंदू पार्टी तो रही है, सारे इसमें मुस्लिम भी हैं, समझ गए। तो यहाँ पर केवल पार्टी आधार पर विभाजन किया गया था, ठीक है, किस पर, पार्टी विभाजन। अब हम बात करते हैं सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा। अब ये होगा जातीय आधार पर, ये किस पर होगा, जातीय आधार पर। ये सीटों का बंटवारा जो होना है वो जातीय आधार पर होगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा सिक्कों की, यहाँ पर देखो सिक्का तो यहाँ कहीं जिक्र ही नहीं है ना, तो यहाँ जातीय में सिख में कितनी सीटें हैं 4, सिखों कितनी सीटें, सिख लोग कितने थे, 4 थे, यानी कि 296 में, इन 296 में सिख लोग कितने थे 4 थे, ठीक है। पार्टी की बात नहीं कर, पार्टी तो यहाँ हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद मुस्लिमों की संख्या जो है वो 79 थी। इसका मतलब जरूरी नहीं कि 73 के 73 जीते थे मुस्लिम लीग के, शायद 56 लोग मुस्लिम लीग वाले जीते थे और सब जो थे कांग्रेस वाले थे, ठीक है। तो टोटल मुस्लिमों की संख्या कितनी आई यहाँ से। अब यहाँ पर सामान्य, इनके अतिरिक्त सब काउंट जो होते हैं वो सामान्य में होते हैं, उनकी संख्या कितनी बची 213, ये काउंट होते हैं सामान्य में, समझ गए नहीं। सामान्य का मतलब ये है कि सिख को सांप्रदायिक चुनाव की अलग बहुत ही वरीयता, मुस्लिमों को भी अलग वरीयता थी, और सब लोग जो थे वो हिंदू वर्ग में ही आते थे, हिंदू बहुल थे, तो उन सबको सामान्य बोला जाता है। सब लोग क्या हैं, सामान्य हैं। जैसे जनरल डिब्बा होता है ट्रेन का, तो वहाँ पर सभी लोग चले जाते हैं सामान्य लोग से, तो सामान्य लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पर सब लोग थे, समझ गए नहीं। जबकि Tier 1, Tier 2, Tier 3 वो कैटेगराइज किया जाता है अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, जैसे तुम्हारी स्थिति आप उसमें बैठोगे स्थिति के अनुसार, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया कैटेगरी। अब आती है बात यहाँ से भी हटकर, इससे भी थोड़ी सी बात हटकर आती है कि वो बात है क्या। बात यह है कि SC ST वर्ग से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग कितने थे इसमें, इन्हीं में ही, इनसे अलग नहीं, ये 296 इस टाइम, इन्हीं में ही SC ST वाले कितने थे। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ SC और ST वालों की संख्या जो थी वो 33 थी। अब वो 33 क्या पता इनमें हो या इनमें हो, यानी कि सारे मिलाकर जो है उनमें SC ST वाले कितने थे, यानी कि SC ST वालों को अगर हम बात मान के चलें कि कोई आदमी क्वेश्चन पूछे कि सभी 296 में थे, संविधान सभा में SC ST कितने थे, वो ये थे। अगर नेक्स्ट एक बात करके देखें तो महिला कितनी थी। अब महिला, जैसे आज भाजपा सरकार में सारे कोई पुरुष थोड़ा ही हैं, वहाँ पर महिला भी तो है, सपा में महिला। तो अगर ऐसा पूछे कि मान लो 44 महिलाएं जो है भाजपा सरकार में है, ठीक है, और 8 महिला जो है सपा में है, एक महिला जो मान लो कि बहुजन समाजवादी पार्टी में आ गई। अगर आपसे पूछे कि पूरे देश में नहीं, पूरे चुनाव में, आम चुनाव में कितनी महिलाएं थी, तो ऐसा तो नहीं कि जिसकी सरकार बनेगी उसी की महिलाएं काउंट होंगी कि इतनी महिला, वो तो जितनी भी वोट चुनाव जीती हैं उन सबकी काउंटिंग होगी। तो वो मुस्लिम लीग की भी हो सकती हैं, सिख भी हो सकते हैं, सामान्य भी हो सकते हैं, सामान्य में या निर्दलीय भी हो सकते हैं, पार्टी में कोई और उदारवादी पार्टी, हिंदू महासभा पार्टी, ठीक है, और यहाँ पर एक दलित पार्टी, ठीक है, इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी पार्टी हो सकती है, मुस्लिम लीग भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है। तो इन सब में मिलाकर महिलाओं की संख्या कितनी थी, वो थी 15। और पूरी इन 15 की 15 महिलाओं में एकमात्र महिला जो थी वो थी एजाज रसूल, मुस्लिम। तो मुस्लिम महिला जो थी उसका नाम क्या था, एजाज रसूल। क्योंकि ये क्वेश्चन आया था ना कि एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम बताओ जो संविधान सभा में थी, तो उसका नाम क्या रहेगा, एजाज रसूल। क्या नाम रहेगा, एजाज रसूल, ठीक है, वो महिला का। अब यहाँ पर बात आती है कि कितनी, एक सदस्य की वैल्यू कितनी थी। यहाँ पर एक सदस्य की वैल्यू कितनी थी, कितने प्रांतों से कितने लोगों पर एक सीट बनती थी।
तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आती थी। कितने पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट बनती थी, यानी एक सदस्य की जो वरीयता थी वो कितने पर थी? 10 लाख व्यक्तियों पर थी। ठीक है, कितने पर थी? 10 लाख व्यक्तियों पर। परंतु एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा, निकल कर आएगा कि कौन सी रियासत ने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद रियासत को हम पहले ही बता चुके हैं। हैदराबाद रियासत ने जो पार्टिसिपेट नहीं किया था, हैदराबाद ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब बात करते हैं कि इन 4 की, ये 4 जो है फिर दोबारा सुन लीजिए इन 4 को, जो आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र, इनको ज़रा याद रखना। पहले में हम लिख सकते हैं अजमेर, और अजमेर को हम लिखेंगे ए। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे बलूचिस्तान, ठीक है, इसे लिखेंगे वी। तीसरे पर लिखेंगे सी, और यानी कुर्ग, और इसे हम क्या लिखेंगे? सी। और चौथे पर लिखेंगे डी, यानी कि दिल्ली। ठीक है, और यह हो जाएगा आपका डी। इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि निम्न से कौन सी कमिश्नरी नहीं थी, ठीक है, तो आपको 4 ही याद रखनी है, ABCD, और यहाँ से आपको याद हो जाएगा। आंतरिक रूप से मनोनीत सदस्य कितने होते थे? 93। ठीक है, आंतरिक रूप से निर्वाचन कितने का होता था? 296 में। कांग्रेस के लोग कितने थे? 208। लीग की कितने सदस्य थे? 73। अन्य पार्टियों से कितने लोग आए थे? इनमें से अन्य पार्टियों का कोई क्वेश्चन मोस्ट नहीं, निर्दलीय मोस्ट है कि संविधान सभा में कितने निर्दलीय लोग चुने गए थे, कितने निर्दलीय लोग थे? तो वो कितने थे आपके? 8। सीटों के आवंटन की बात करते हैं कि सीटें जातीय आधार पर आवंटित की गई कैसे। तो सामान्य जो सीटें थी वो कितनी थी? 213 थी। मुस्लिमों की संख्या कितनी थी यहाँ पर? 79 थी। और सिखों की कितनी थी? 4। इन्हीं 296 में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। और SC ST वालों की संख्या कितनी थी? 33। ठीक है, इस तरीके से बनकर शुरू हुई, पूरी बनी संविधान सभा। और इसी संविधान सभा के चलते हमारे देश में एक संविधान का निर्माण किया गया, जिससे कि आज भी हमारा संविधान ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला। ठीक है, और इस तरीके से संविधान की गतिविधियाँ शुरू हुई। और बाद में इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अंतरिम सरकार का चुनाव हुआ था। यहाँ पर अंतरिम सरकार क्या बनी? कि 2 सरकार बनी थी हमारे यहाँ, एक तो अंतरिम सरकार बनी थी और फिर एक स्वतंत्र भारत की सरकार बनी थी। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे लॉर्ड माउंटबेटन योजना, कि उस योजना में क्या दिया उनने, क्या था भारत के हित में, क्या नहीं था भारत के हित में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे राज्यों का एकीकरण, यानी भारत के राज्यों का एकीकरण। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।